हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और जानेंगे कि ये क्यों अप्लाई होता है, क्यों बिजनेस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या नेचर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स रेफर टू स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रुथ। देखिए प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ये समथिंग दैट इज़ बेसिक। अगर आप कहोगे कि ये फंडामेंटल ट्रूथ है, यानी कि जो बहुत ही बेसिक है। अगर आप देखोगे प्रिंसिपल्स की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही बेसिक होते हैं एंड सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिनोमिना का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो अच्छे से समझा ना जा सका हो, तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे लाइफ में जिसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता होता है या बहुत अच्छे से नहीं समझा गया होता है, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। ऐसे में प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताते हैं कि क्या हुआ होगा तो क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर समय ऐसा ही हो। तो आइए देखें इसमें। देखिए सबसे पहले मीनिंग में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो दो चीज़ों का याद रखिए कि एक तो ये ब्रॉड है एंड जनरल गाइडलाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अगर मैनेजर्स इसको यूज करें या प्रिंसिपल्स अप्लाई किया जाए तो उनके बिहेवियर में बदलाव आता है। मैनेजर्स कैसे कब क्या डिसीजन लेंगे, उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये एक ब्रॉड है और जनरल गाइडलाइन है, ठीक है। इसके बारे में हम इसके फीचर्स में डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले आप देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और साइंस प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है। देखिए साइंस में भी प्रिंसिपल्स हैं और मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल माने गए हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है यहाँ पे कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना। लेकिन अगर हम साइंस प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये रिजिड हैं। जो भी साइंस प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ना, ये रिजिड हैं, ये अब बदल नहीं सकते। जैसे हैं वैसे ही अप्लाई होंगे किसी भी सिचुएशन में। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ज़रूरत आने पे उनमें बदलाव किया जाना चाहिए और किया जाता है, इसीलिए इसको हम फ्लेक्सिबल मानते हैं। दूसरा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी एज दिस प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग, वेयर एज साइंस प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। अगर आप देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ना, ये अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। इसका मतलब होता है इनोवेटिव आइडियाज़। अगर आप देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अप्लाई किए जाते हैं। मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है, जो भी मैनेजर होगा वो काफ़ी इनोवेटिव होता है और अपने हिसाब से वो अप्लाई करता है इन प्रिंसिपल्स को। ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करे वैसे ही जैसे बताए गए हैं। कई बार उसको लगता है कि नहीं मैं तो इसको ऐसे करूँगा, तो वो ऐसे करने के लिए फ्री है। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी, इसका मतलब यही है। और एंड दीज प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग। और ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके अंदर बदलाव लाते हैं। हम फीचर्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। और आगे देखिए कि इट इज़ अप्लाइड इन अब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। और जो साइंस प्रिंसिपल्स की बात करा जाए तो ये बहुत ही स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, ये हट चेंज नहीं होती, ठीक है। और जैसा बताया गया वैसे ही अप्लाई किए जाते हैं, इसमें अपना इनोवेशन नहीं ला सकते आप। फिर आ जाता है लास्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। कह रहा है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो एनवायरनमेंट में जो बदलाव होगा, बिजनेसेस के अंदर जो बदलाव होंगे, उसके हिसाब से इसको बदलाव करते रहना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी सिचुएशन में बदलाव आया है, तो मैनेजमेंट जो है, कंपनियों के जो मैनेजमेंट हैं, वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। सिचुएशन परिस्थितियां बदल गई हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही डिसीजन लेंगे जिस तरह से उनको लेना चाहिए। उनको लगता है कि इसमें बदलाव करने से ऐसी ज़रूरत पड़ने पे ऐसा हो सकता है, तो अपने वो डिसीजंस उसी हिसाब से लेंगे। तो यही चीज़ है इसमें। अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप देखो तो मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं, इसमें सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि परवेसिव।
अगर आप देखो तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, ये परवेसिव इन नेचर हैं। परवेसिव हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था। परवेसिव का मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो अगर आप देखो तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं ये हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। आप देख सकते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर किसी भी तरह का हो, वहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। नेचर का मतलब है यहाँ पे, अगर आप देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक, अगर आप देखो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए जो है ये एप्लीकेबल है प्रिंसिपल्स। कैसे? अगर आप देखो, अब पहले हम लोग बिजनेस ले लेते हैं, तो बिजनेस के अंदर आप क्या आता है, प्राइवेट कंपनियां आती हैं। और नॉन बिजनेस के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस आते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं एक बार फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ये बिजनेस क्लासेस हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, आप देखो प्राइवेट कंपनियां जो हैं ये इंडिविजुअल होती हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं नॉन बिजनेस हैं। स्कूल्स जो हैं ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगेगा, और जो बिजनेस सेक्टर है उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, यहाँ से एग्जाम्पल एक लेके समझते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, देखिए ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, बट यहाँ पे समझने के लिए हम एक बार समझ लेते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें कहा गया है कि काम को बांट देना चाहिए। ये हेनरी फेयोल जो थे उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया था। उन्होंने कहा था कि वर्क शुड बी डिवाइडेड। तो उसका उन्होंने फ़ायदा भी बताया कि अगर काम को बांट देते हैं तो स्पेशलिस्ट्स वो काम को करेंगे, और बार बार उसी काम को अगर आदमी को दे दिया जाए और बार बार करता रहे तो उसके अंदर स्किल्स आ जाती हैं और उस काम को बहुत ही प्रॉपर और इफेक्टिव मैनर में वो कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आप गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाओ तो वहाँ देखोगे कि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे भी काम आप देखोगे बांटा हुआ है। कौन सा ऑफिसर कौन सा काम करेगा, उसके अंडर में कितने लोग रहेंगे, और सबको अलग अलग काम दिया जाता है। जैसे क्लर्क है तो क्लर्क का काम अलग से बटा हुआ होता है। ही विल हैव टू परफॉर्म दैट वर्क ओनली, ही इज़ नॉट सपोज टू डू द जॉब ऑफ अदर पीपल, ओके, वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। The same applies with the private companies also. If you visit private company, there are a lot of people working there and everybody has been assigned their work. तो सब अपने अपने काम को करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, प्राइवेट कंपनियाँ हो, इवन स्कूल्स में भी आप देखिए, आप तो स्कूल्स में देखते ही होंगे कि सबको अपना अपना काम बटा हुआ है। यानी कि अगर आपके कॉमर्स के टीचर्स हैं तो सपोज कीजिए कोई अकाउंट्स पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस पढ़ा रहा है, या हो सकता है कि एक ही टीचर अकाउंट्स बिजनेस पढ़ा रहा है, तो उसका काम बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क है। उसको पता है कि मैं को इस सेक्शन में पढ़ाना है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स का कोई टीचर है तो उनको अपना काम बटा हुआ है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। एवरीबडी हैज़ बीन गिवन देयर वर्क, okay, and they have been doing that work day in and day out, therefore they are very much capable of doing that। तो वो अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हमने देख लिया कि हर जगह एप्लीकेबल है। स्कूल में भी एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी में भी एप्लीकेबल है, हॉस्पिटल्स में भी आप देख रहे हो यहाँ पे एप्लीकेबल है। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे तो काम बटा हुआ होता है, हर डॉक्टर का अपना अपना डिवीजन ऑफ वर्क है, हर एक के काम में अड़ंगा नहीं लगा सकता वो। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है। दूसरा फीचर आता है इसका जनरल गाइडलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम। देखिए कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ना ये गाइडलाइन है, यानी कि ये मैनेजमेंट जो होता है या जो मैनेजर काम कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए ये गाइड करता है। ये ये नहीं कहता कि आपको ये करना है, इट जस्ट गाइड्स द मैनेजर, लाइक यू शुड बी डूइंग लाइक दिस, दिस वर्क शुड बी डन लाइक दिस, इस तरह से उसे गाइड करने का काम करेगा। तो हमेशा याद रखिए कि दूसरा फीचर यही कहता है कि ये जनरल गाइडलाइन है। हमने स्टार्टिंग में भी इसके फीचर उसमें मीनिंग में भी पढ़ा। ये सिर्फ गाइड करता है और ये एक तरह से सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करोगे तो बिजनेस अच्छी हो जाएगी, नो, ये सिर्फ गाइड करता है। तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी कैन से दैट दिस इज अ जस्ट गाइडलाइन फॉर द मैनेजर, इट गाइड्स द मैनेजर इन पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से अच्छा रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा हो। एक एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर।
देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये प्रिंसिपल्स जो है ना, हम लोग इसके 14 प्रिंसिपल्स जो भी हैं हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये प्रिंसिपल है क्या। ये भी प्रिंसिपल फेयोल ने दिया था जो हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें ये कहा था उन्होंने कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय को रखा जाता है जॉब के लिए, तो उसको उतना समय मिलना चाहिए जिससे कि वो प्रूव कर सके कि भाई उसमें कैपेबिलिटी है और इतने दिन वो काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप उसको मौका दोगे तभी तो जाके वो काम को करके दिखाएगा, क्योंकि नया नया एम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा तो उसके अंदर वो स्किल्स नहीं होंगी, उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट उसको आप उतना मौका दीजिए। तो इसीलिए आप देखोगे कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर का टाइम दिया जाता है, और ये वैरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। क्योंकि कुछ कंपनियों में अगर आप देखोगे ना, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके अंदर 2 साल का टाइम दिया जाता है। इफ द एम्प्लॉय हैज बीन सेलेक्टेड आफ्टर लॉट ऑफ इंटरव्यूज, देन ही विल बी गिवन 2 years टू प्रूव हिमसेल्फ। अगर वो अच्छा करता है 2 साल तो उसको परमानेंट कर देंगे, अगर नहीं करता तो फिर उसको निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट करने का सोचा जा सकता है, और उसको रीज़न बताया जा सकता है कि आपने प्रॉपरली काम नहीं किया, आपको हमने पूरा मौका दिया। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, सिर्फ 6 मंथ ही टाइम देते हैं, कई कई जगह तो 1 मंथ ही टाइम देते हैं। तो डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा वैसा टाइम दिया जाएगा। तो ये हमने देखा कि ये गाइड करता है, ये बताता है कि आपको एटलीस्ट किसी को अगर आप चुन के रखते हो तो आपने बेस्ट को ही तो चुना होगा। आपने जब इंटरव्यू लिया होगा तो यू मस्ट हैव सेलेक्टेड वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। तो वाई नॉट गिव हिम टाइम, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट आएगा उससे तो खराब ही होगा ना वो। तो इसीलिए मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी को चुना है तो आप उसको टाइम दीजिए, उसको सेटल होने दीजिए, और उसको इतना टाइम दीजिए कि वो प्रूव कर सके। और प्रिंसिपल्स ये भी मानना है इस प्रिंसिपल का कि अगर किसी पर्सन को आप टाइम देते हो या रहने के लिए उसको उसका फिक्स करते हो टेन्योर, तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा और अपना इफेक्टिव वे में काम करेगा। तो इसीलिए अब लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, यहाँ ये सिर्फ गाइड कर रही है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा करेगा वो डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर। क्योंकि कुछ में ऑर्गेनाइजेशन 6 मंथ भी रखती हैं, कुछ 1 ईयर भी रखती हैं, कुछ 2 ईयर्स के लिए भी रखती हैं, और तब जाके निकालती हैं अगर निकालना होगा तो इसीलिए ये जनरल गाइडलाइन है। तीसरा आ जाता है, तीसरा फीचर, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनते हैं। आप देख सकते हैं डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं बना देते कि सुबह उठे और बना के रख दिया, नो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च वर्क देयर। ओके, दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, वी कैन से ये रातों रात नहीं बनते। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स आर कंसिडर्ड बिफोर डेवलपिंग देम। इनको डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट धीरे 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 देखा जाता है कि ऐसा करने से क्या हुआ, और बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है ये, ग्रेजुअल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, उस तरह से ही होते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं, कह रहे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। हम पीछे इसका डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि काम को बांट देना चाहिए। तो अगर आप देखो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन जो फेयोल ने बनाया था, दिया था पहला प्रिंसिपल, ये रातों रात नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के उन्होंने बना दिया। उन्होंने बहुत समय तक इसको स्टडी किया, जहाँ वो काम करते थे वहाँ उन्होंने देखा कि अगर काम बांट दिया जाए और किसी इंडिविजुअल को दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा और ज़्यादा अच्छे से करके देगा। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ये ओवरनाइट नहीं बनते, इसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट किया जाता है, धीरे 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 इवॉल्व करते हैं अपने आप। ठीक है, और इसको काफ़ी स्टडी करके और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया जाता है, तभी जाके ये डेवलप होता है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, ये है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, ये अप्लाई होंगे अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में। आपको पता है कि मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बीइंग को डील करने से रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग को डील करता है, और इसीलिए ह्यूमन बीइंग को डील करने का मतलब है अलग अलग सिचुएशन पैदा हो जाना। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की आदत होती है, एक आदमी जिस चीज़ के लिए मोटिवेट होता है वही चीज़ दूसरे को डिमोरलाइज भी कर सकता है।
तो इसीलिए कह रहा है सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इनका एक फीचर ये है कि ये अपने आप में बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें बदलाव किया जा सकता है, वी कैन हैव चेंजेस इन देम ना, दीज आर नॉट रिजिड। ये रिजिड स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और ऐसे ही माना जाएगा। दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजमेंट हु आर यूजिंग देम। इसको मॉडिफाई किया जा सकता है और मॉडिफाई मैनेजमेंट अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा। ठीक है, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा सोचा गया है कि क्या प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, सिद्धांत, ये अपने आप में रिजिड माने जाते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो इसमें सबके अपने अपने व्यू हैं। ऐसा मेरा व्यू है जो इसके ऊपर अगर आप देखो कि अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग को डील कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो हम इसको कई बार ऐसा भी देखा जा सकता है कि अप्लाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरल इन नेचर। क्या मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है बिहेवियर को बदलता है? क्या ये बिहेवियर में बदलाव लाता है? तो बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं इसको गाइड और इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया गया है, यानी कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। अगर आप देखो, प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। प्रिंसिपल्स जो है ना, ये बिहेवियर में बदलाव लाता है। बिहेवियर में कैसे बदलाव लाता है? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे बनाए गए हैं जो इंडिविजुअल, अगर आप देखो कंपनियों के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है और इससे लोगों में बदलाव आता है। जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके अंदर बदलाव आता है और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, ये देखिए एग्जांपल है उसी का कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। देखिए एग्जांपल देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब ये भी समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फेयोल ने ही दिया था और इसको हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है क्या। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बताया गया है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उनको टाइम पे आना चाहिए, अगर उनका सुपीरियर जो है वो जो कहता है उसको करना चाहिए। इस तरह का डिसिप्लिन क्रिएट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप देखोगे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन में रखा जाता है एम्प्लॉयज़ को। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो कमिटमेंट हो जाता है, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका कमिटमेंट अच्छे से हो जाता है। एक एग्जांपल मैं दूंगा नॉन बिजनेस का, जैसे आर्मी में आप देखो, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन होता है। वहाँ अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही पनिशेबल एक्ट माना जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी छोटी बात पे आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मॉर्निंग में अगर उनकी दौड़ होती है तो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, करना पड़ता है। अगर एक पर्टिकुलर यूनिट का कोई पर्सन दौड़ में निकाल नहीं पाया तो उसके वजह से क्या होता है कि पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को अगले दिन फिर से दौड़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर डिसिप्लिन उसने, उसमें क्या होता है कि एक की पनिशमेंट दूसरे को दी जाती है, ये एक डिसिप्लिन है वहाँ, और सबको मानना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर एक इनकलकेट हो जाता है कि भाई अगर इसने गलत किया तो हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना आती है। तो दूसरे वाले को ये लगता है कि अगर मैं आज हार गया तो मेरी वजह से इतने सारे लोग फिर से कल दौड़ना पड़ेगा, 15 किलोमीटर की रेस तो फिर से होगी और ये बहुत ही मेहनत का काम हो जाएगा। तो इसीलिए वो डिसिप्लिन्ड लाइफ उनके अंदर आ जाती है। टाइम पे उठना, टाइम पे हर एक एक्टिविटी को फुलफिल करना, ये सारी खूबियाँ उनके अंदर आ जाती हैं। आप देख रहे हो कोरोना वायरस के चलते सबको बोला गया है कि घर में रहना है। ज़्यादातर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को आदत नहीं है तो वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे के घर में चले जाते हैं। अपने जो रिलेटिव्स हैं अगल बगल में अगर रह रहे हैं ग्रुप ऑफ कॉलोनी में तो वहाँ चले जाएंगे चुपचाप। अब इसके वजह से अभी आज ही न्यूज़ में आ रहा है कि एक ही परिवार की वजह से 36 लोगों को कोरोना हो गया है। तो आप देखो इनडिसिप्लिन ही तो हुआ ही। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए सबके अंदर। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो इससे एम्प्लॉयज़ जो हैं बिहेवियर उनका बदलेगा। इसी तरह से स्पिरिट डी कॉप्स में भी बताया है फेयोल ने कि हम आई की जगह वी लगाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कि कोई भी काम अचीव होता है ना तो ऑर्गेनाइजेशन को बोलना चाहिए कि ये काम हम लोगों ने मिलके किया है, वी वर्ड यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है वो कहता है ये काम हमने कर दिखाया
तो इससे सबको वो यूनाइट कर लेता है। अगर वो यही बात को बोलेगा कि ये काम मैंने करके दिखा दिया, तो इससे यूनिटी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बिहेवियर को बदलाव करने में मदद करता है। और ये प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आगे आने वाले जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रिंसिपल है बिहेवियर इन नेचर वाला, ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये नेचर में बदलाव करने के लिए बनाए गए हैं, ह्यूमन बीइंग में बदलाव आए इसलिए ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। आप देखोगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है रिपोर्ट करने का। अगर कोई एम्प्लॉय उसको रिपोर्ट नहीं करता तो रूल्स बनाए जाते हैं कि अगर कोई 2 बार या 3 बार लेट होगा महीने में तो उसकी 1 दिन की सैलरी कट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन आता है। तो ये चाहे तो मैनेजमेंट इस रूल को फॉलो कर सकता है और चाहे तो नहीं भी फॉलो कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा नॉन बिजनेस में भी एग्जांपल लेके देखते हैं। स्कूल्स में देखिए, कई स्कूल्स में रूल बना के रखा जाता है कि अगर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लेट आएंगे तो उनको घर वापस भेज दिया जाएगा या उनसे फाइन लिया जाएगा। तो ये एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आता है और इससे क्या होगा, दूसरे के बिहेवियर पे असर पड़ेगा। दूसरे बच्चे देखा देखी टाइम पे आना शुरू करेंगे और आगे भी उनके लाइफ में ये डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप देखो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताते हैं। ये हमने पीछे भी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी घटना के घटने से ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इसका मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट, कि इस ऐसा करने पे इसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए इसमें कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन cause and effect. That means these principles tell us about a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. ये बताता है कि ये वाला प्रिंसिपल को अप्लाई करने पे क्या इसका इफेक्ट हो सकता है। Although these principles cannot state perfectly absolute result, हालांकि जरूरी नहीं है कि इसको ऐसा करने से एकदम रिजल्ट वैसा ही आए जैसा प्रिंसिपल कहता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क में एक कॉज और इफेक्ट है। अगर हम किसी काम का डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो एक आदमी को काम दे दिया जाएगा और उस काम का कुछ हिस्सा उसको दिया जाएगा। तो जब उसी काम को वो बार बार करता रहेगा तो उसके अंदर एफिशिएंसी आ जाएगी और उस काम को चुटकी बजाते ही वो कर देगा और उसमें गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। तो यहाँ पे कॉज और इफेक्ट बताया। अगर हमने किसी को काम बांट दिया तो उस काम को, उसका इफेक्ट ये होगा कि वो बिना गलती के उस काम को जल्दी करेगा और टाइम भी कम लेगा, बचत होएगी, तो उससे काम इफेक्टिवली हो जाएगा और इससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से काम को कंप्लीट किया जा सकता है। तो यही था इसमें। फिर लास्ट आता है कंटिंजेंट। आप देखो कंटिंजेंट में बताया गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं कंटिंजेंट है, यानी कि डिपेंडेंट है। अगर आप देखो ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर, कैसी सिचुएशन होगी तो कैसा वो काम करेगा। अब जैसे आप देखो, एक हमने एग्जाम्पल में से बता रहा हूँ मैं कि प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट हमने पढ़ा था डिकॉप्स, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें आई की जगह वी लगाना चाहिए। यानी कि जब मैनेजमेंट कोई बात कहता है अचीवमेंट की तो बार बार उसको आई नहीं लगा के वी लगा देना चाहिए। अब आप देखो अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तब तो वी वाला जो रूल है वो तो अप्लीकेबल है। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 एम्प्लॉई हैं, अगर वो कहता है कि हम लोगों ने इस काम को कर दिखाया तब तो सब मोटिवेट होंगे। लेकिन मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल काम नहीं कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल है, अगर ग्रुप नहीं काम कर रहा है, एक अकेला आदमी कर रहा है, तो क्या वो वी लगाना पसंद करेगा? और लगाएगा भी तो किसके लिए लगाएगा वो? तो यहाँ पे तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हुआ। तो यही चीज़ बताया कि कंटिंजेंट का मतलब है कि जो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशन में ही अप्लीकेबल होंगे। डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या है, साइज क्या है और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वहीं पे वी वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो ये आपने समझ लिया, जितने प्रिंसिपल्स हैं ये सब एक गाइडलाइन है जो गाइड करते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स। और जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ और देखूंगा कि आपका कितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपका क्या व्यू है प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। ये हमने पढ़ा कि ये फ्लेक्सिबल हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। तो क्या ये रिजिड हो सकते हैं? क्योंकि देखिए प्रिंसिपल अपने आप में रिजिड होने चाहिए, लेकिन हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं हैं। तो आपका क्या व्यू है कि क्या ये रिजिड हो सकते हैं क्या? और अगर रिजिड नहीं हो सकते, अगर आपको लगता है कि नहीं रिजिड तो होने का चांस ही नहीं बनता, तो ऐसा एक आपको अल्टीमेट रीज़न बताना है सोच के कम से कम उसमें कि क्यों नहीं होने चाहिए रिजिड। और अगर आप एग्जाम्पल दे सको तो मैं और बढ़िया मानूंगा
तो आप इसमें एक अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके और इस पे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्यों लगता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, होने चाहिए और अभी हैं भी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जो बनाने वाली जो मैं वीडियोस बनाऊंगा आपको समय पे मिलती रहें। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग।